हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। आजीविका आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट इकाई इकाई 6 पशुधन उत्पाद व प्रबंधन। चलिए इसके बारे में भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी थ्योरी दी हुई है पिकासो की बुक में। ठीक है, चलिए पशुधन उत्पाद व प्रबंधन बहुत आसान टॉपिक है और मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो दुग्ध पदार्थ मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होता है? दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिनका औसत संगठनात्मक विवरण अधोलिखित है। यथा क्रीम क्या होता है ना? क्रीम सभी को मालूम है कि क्रीम वो पदार्थ है जो गाय भैंस या दोनों के मिश्रित दूध से है ना प्राप्त होता है ना? वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मिश्रित दूध से निकाला गया पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 25% से कम ना हो, औसतन 56%। ठीक है, वो क्रीम कहलाता है। दूध से क्रीम निकालने की दो विधियां हैं, गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्री विधि। तो गुरुत्वाकर्षण विधि क्या होती है? मतलब पहले तो आप ये देखिए कि फैट जिसमें वसा की मात्रा है ना, क्रीम में वसा की मात्रा कितना हो? 25% से कम नहीं होनी चाहिए है ना, और औसतन इसमें कितना होना चाहिए? 56% वसा होनी चाहिए। तो क्रीम को दूध से अलग करने के लिए दो विधियां यहाँ पे बताई गई है ना, एक तो गुरुत्वाकर्षण विधि और अपकेंद्री विधि। तो गुरुत्वाकर्षण विधि क्या होती है कि इसमें दूध को ना कुछ समय के लिए स्टेबल छोड़ दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा फैट जो है ना ऊपर तैरने लगता है। अगर आपने देखा होगा तो तेल तेल जैसा ऊपर जो बहने लग मतलब तैरने लगता है ना, उसको अलग कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण विधि होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी मेथड। ठीक है, और अपकेंद्री विधि क्या होती है? इसमें मशीन का उपयोग किया जाता है और तेजी से मशीन को तेजी से घुमा करके दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? अपकेंद्री विधि। इसको सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहते हैं। अब मक्खन क्या होता है? मक्खन भी आई थिंक सभी को पता है। मशीन मशीन कहती हूँ, सॉरी। जिसमें दूध को मथने से जो निकलता है ना, मक्खन है ना, सभी को मालूम है। तो ये सारी चीजें अब आई थिंक समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ठीक है, तो दुग्ध वसा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे पशु चर्बी, मोम, वनस्पति घी आदि अनुपस्थित होते हैं इसमें। किसमें? मक्खन में। और मक्खन में वसा जो फैट है वो 80 से 83% होता है और अन्य पदार्थ जो होता है वो 17 से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कहा कहा गया है कि मक्खन में वसा 80 से 83% और अन्य पदार्थ जो है वो 17 से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? 14 से 16% की होती है मक्खन में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दुग्ध पदार्थों का संगठन दिया गया है कि कौन से अवयव अवयव में कितनी वसा, कितनी प्रोटीन, कितने लैक्टोज, कितनी खनिज और कितनी मात्रा में पानी पाई जाती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो देख लीजिए एक बार। क्रीम क्रीम में 56% 56% वसा होती है, पाई जाती है। और एक पॉइंट है ना, एक 1.6% प्रोटीन होती है, 3% लैक्टोज होता है, 0.4% खनिज होता है और 39% कितना होता है? पानी होता है। मक्खन में उसी प्रकार आप देख लीजिए, बटर में है ना 83% वसा होती है, फैट होता है, 0.8% प्रोटीन होता है, 1.59% लैक्टोज होता है और 0.2% खनिज होता है और पानी होता है 14%। कर्ड में, दही में 5.7% वसा होता है, 3.4% प्रोटीन और 4.6% लैक्टोज और 0.7% खनिज और 85% पानी होता है। वहीं पे पनीर में 34% फैट होता है, वसा, और 24% प्रोटीन और 4.5% लैक्टोज और 3.5% खनिज और पानी होता है कितना? 35%। और छेना छेना में 28% वसा होता है, 17.4% प्रोटीन होता है और 1.75% लैक्टोज और 2.3% खनिज होता है और 53% पानी होता है। खोआ में दूध से खोआ 25% के लगभग प्राप्त होता है ना, और इसमें खोआ में 31%
फैट होता है, 14.4% प्रोटीन होता है, 20% लैक्टोज होता है, 3.1% खनिज होता है और 30% पानी होता है। संपूर्ण दुग्ध चूर्ण यानी कि लाइक मिल्क मेड वगैरह है ना, तो उसमें क्या मिल्क पाउडर है ना, इसको मिल्क पाउडर कहते हैं। तो ये जो है इसमें 26.7% वसा होता है, 25.8% प्रोटीन होता है, 38% लैक्टोज और 6% खनिज और 3.5% पानी होता है। घी में 99.5% वसा होता है, बाकी सब में प्रोटीन और लैक्टोज और खनिज ये सब नहीं होता है। पानी होता है कितना, 0.5%। स्किम्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर है ना, ये स्किम मिल्क पाउडर यानी कि इसमें होता है 0.1% फैट और 38% प्रोटीन और 51% लैक्टोज और 6.8% खनिज और 4.1% कितना होता है, पानी होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है, आइसक्रीम में 12.5% वसा होता है, वसा रहित ठोस पदार्थ में 10% होता है और चीनी इसमें होता है यानी कि लैक्टोज 16% और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 39%। यहाँ पे लैक्टोज नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे चीनी ही कहेंगे है ना, कि आइसक्रीम बनती है तो चीनी का ही उपयोग किया जाता है। तो ये कितना है, 16% होती है और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 39% पाई जाती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है मिल्क पाउडर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं और कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। वह दुग्ध पदार्थ जिसमें दूध को पूर्णतः वाष्पित करके बनाया जाता है, जिसमें नमी अंश अधिकतम 3% होता है, को दुग्ध चूर्ण यानी कि मिल्क पाउडर कहते हैं। जब यह संपूर्ण दूध और सप्रेटा दूध से बनाया जाता है तो इसे क्रमशः संपूर्ण दुग्ध चूर्ण या तो फिर होल मिल्क पाउडर या फिर स्किम्ड दुग्ध चूर्ण यानी कि स्किम्ड मिल्क पाउडर कहते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे कही गई है, सिंपल से शब्दों में कहा गया है कि सारा पानी निकाल करके जब सुखा दिया जाता है ना, मतलब दूध उत्पाद में से, मतलब दूध में से इसको सुखाने के बाद, मतलब सुखा दिया जाता है ना, सुखाने के बाद है ना सारा पानी इसमें से निकाल दिया जाता है और सूखा पाउडर बना दिया जाता है। तो उसमें 3% तक की 3% जो है ना नमी रह सकती है, मतलब रह जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मिल्क पाउडर होता है। और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण यानी कि होल मिल्क पाउडर क्या होता है, पूरा दूध सुखाकर बनाया जाता है जिसमें एक भी फैट नहीं होता है। ठीक है, और स्किम्ड में क्या होता है कि इसमें फैट निकाल करके दूध को सुखाया जाता है स्किम्ड मिल्क पाउडर में। कभी आपने अगर, जो फीमेल हैं मतलब जो फीमेल्स हैं वो लोग तो खैर जैसे कि बेकिंग वगैरह करते हैं है ना, डेयरी तो वो उनको मालूम है ना कि बेकरी वगैरह में क्या क्या यूज होता है, तो उनको सबको मालूम होता है कि है ना स्किम दूध है ना, स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या होता है, होल मिल्क पाउडर क्या होता है। तो आई थिंक उनको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बेकरी वगैरह में ये सारी चीजें ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्किम्ड दूध में मतलब स्किम्ड मिल्क पाउडर में फैट को पहले से निकाल देते हैं, उसके बाद दूध को सुखाया जाता है। और होल मिल्क पाउडर में पूरा दूध को सुखा करके बनाया जाता है और इसमें अ, मतलब फैट होता है। ठीक है, मैंने शायद इसके पहले बोल दिया था कि फैट नहीं होता इसमें, है ना, होल मिल्क पाउडर में फैट भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा फैट भी होता है। ठीक, और टोन मिल्क क्या होता है, पूर्ण दूध में जल और मक्खन निकला हुआ दूध चूर्ण मिलाकर टोन दूध तैयार किया जाता है। टोनित दूध में कम से कम 3% वसा और 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होना चाहिए। तो टोन्ड दूध बनाने के लिए पूरा दूध लिया जाता है, उसमें से पानी और मक्खन जो है वो निकाल दिया जाता है ना, फिर उसमें मिल्क पाउडर मिलाया जाता है ना। इस तरह से बनाया जाता है ये। और इसमें कम से कम कितना 3% फैट होना चाहिए और 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होनी चाहिए। लाइक वसा रहित ठोस पदार्थ का मतलब लाइक प्रोटीन हो गया या फिर लैक्टोज हो गया, है ना, लैक्टोज। ठीक है, प्रोटीन लैक्टोज, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए 8.5%।
ठीक है। पूरित दुग्ध यानी कि फिल्ड मिल्क ये क्या होता है? जब दूध में दुग्ध वसा के स्थान पर कोई वनस्पति वसा प्रतिस्थापित की जाती है तो उसे पूरी दूध कहते हैं। मतलब जब दूध से निकाली गई वसा यानी कि फैट की जगह कोई दूसरा वनस्पति फैट डाला जाता है तो उसको पूरी दूध कहते हैं। संघनित दूध क्या होता है? कंडेंस्ड मिल्क, ये भी बेकरी वगैरह में यूज होता है, बेकिंग के टाइम पे यूज होता है ना? पूर्ण दूध से जल की कुछ मात्रा निकालकर शक्कर को दूध में मिलाकर बनाया गया दूध संघनित दूध कहलाता है। तो ये कंडेंस्ड मिल्क है ना, दूध में से कुछ मात्रा में पानी को निकाल दिया जाता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है और ये गाढ़ा होता है ना, और मीठा होता है। तो कुल मिलाकर के इसको हम कैसे समझ सकते हैं? संघनित दूध एक प्रकार का गाढ़ा और मीठा दूध होता है जिसमें जो जनरली आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, बट वो डिब्बे में बंद होता है ना, और जनरली ये मिठाई वगैरह बनाने में काम आती है। ठीक है। और फिर है विथ अनुपात परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, दूध का हिमांक परीक्षण, पिक्रिक अम्ल परीक्षण और हंसा परीक्षण के द्वारा दूध में अपमिश्रण यानी कि एड ऑल्टरेशन है ना, एड ऑल्टरेशन ऑफ मिल्क का पता लगाया जाता है, यानी कि मिलावट है ना, दूध में मिलावट यानी कि एड ऑल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट है ना। तो इसको कैसे पता लगाया जाता है? विद अनुपात परीक्षण के माध्यम से, नाइट्रेट परीक्षण के माध्यम से, दूध का हिमांक परीक्षण करके, और पिक्रिक अम्ल परीक्षण और हंसा परीक्षण के माध्यम से, है ना, एडल्टरेशन ऑफ मिल्क यानी कि अपमिश्रण यानी कि मिलावट का वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है पशुधन उत्पाद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं वो चलिए एक बार देख लेते हैं। घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो ये जो कैरोटीन एक तरह का पदार्थ है ना, जिसके कारण रंग पीला दिखाई देता है ना। कैरोटीन जनरली आप गाजर वगैरह में भी पाया जाता है ना। तो गाजर का जो रंग है वो भी जो नारंगी पीला टाइप का जो दिखाई देता है ना, वो इसी कैरोटीन की वजह से दिखाई देता है। गाजर में भी पाया जाता है ना, ये कैरोटीन। ठीक है। और फिर ये मतलब वही है, हल्का पीला रंग जो है ना वो कैरोटीन नामक एक तत्व है ना, उसकी वजह से दिखाई देता है पीला रंग। अगला है घी, देशी घी की महक डाइएसिटिल के कारण होती है। मतलब इसमें खास जो सुगंध होती है वो डाइएसिटिल नामक पदार्थ के कारण होती है ना। और घी मतलब बनाने की प्रक्रिया के दौरान जब है ना ये उत्पन्न होता है। ठीक है। दूध में प्रोटीन तीन प्रकार की है, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन पाई जाती है। तो दूध में तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन, एल्यूबियम एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है। तो ये जो कैसीन है ये सब मतलब ये जो कैसीन है ना, इसी कैसीन की वजह से ना दूध का जो रंग है ना वो सफेद दिखाई देता है। मतलब ये दूध में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मतलब पाया जाता है ना, और सफेद रंग इसी केसीन की वजह से होता है। और ये जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ये क्या कह सकते हैं इसको, ऊष्मा सहन करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है ना। इसमें ऊष्मा क्षमता ज्यादा होती है ना, और आसानी से घुलनशील होता है। ठीक है। एल्ब्यूमिन। और फिर है ग्लोब्यूलिन, ये शरीर की जो है जो इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी जो है ना, इसको बढ़ाने में मदद करता है ग्लोब्यूलिन। प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। और ये केसिन तो ये सफेद रंग है ना, केसिन सबसे ज्यादा पाया जाता है दूध में। और फिर है एल्ब्यूमिन, जो ऊष्मा क्षमता को सहन करने की शक्ति होती है, मतलब क्षमता होती है, ऊष्मा क्षमता ज्यादा होती है इसमें, और घुलनशील होता है। और ग्लोब्यूलिन जो है ये शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका रंग सफेद
केसिन के कारण होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसमें पाए जाने वाला मिठास लैक्टोज के कारण होता है ना? सभी को मालूम है कि लैक्टोज क्या होता है। एक तरह का एक तरह का शुगर होता है ना? एक प्राकृतिक शुगर जिसको कहते हैं, है ना? ये हल्का मतलब ये दूध में जो है ना हल्का मिठास जो होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं में जीवाणुओं में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म प्रमुख हैं। तो मतलब जब ये जैसे कि दूध जब खराब हो जाता है ना, तो ये इसी की वजह से होता है, क्या नाम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म। ठीक है, इसी की वजह से मतलब लैक्टिक अम्ल अम्ल में बदल जाता है ना? मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि दूध में जो लैक्टोज होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में बदलने वाले जो मतलब दूध को जब खट्टा कर देते हैं ना, दूध जब खट्टा हो जाता है, तो इन्हीं जीवाणुओं की वजह से होता है, इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म। तो ये जो है ये लैक्टोज यानी कि जो शुगर है, शर्करा, है ना, इसको ये खट्टे एसिड या लाइक जैसे कि ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ये, है ना? इससे क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्रोटीन का किण्वन करने वाले जीवाणुओं में बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये क्या लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंस, ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो भी पढ़ते हैं, है ना, आप देखिएगा इसको। तो ये प्रमुख है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब दूध में ना कुछ खराब बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, जो प्रोटीन को खराब करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन का किण्वन यानी कि प्रोटीन को खराब करते हैं, इस यानी कि इसको क्लॉट कर देते हैं, क्लॉट, है ना, क्लॉट कर देते हैं। और इसमें से जो प्रमुख जीवाणु है वो कौन किन जीवाणुओं की वजह से होता है, बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ठीक। तो इन्हीं की वजह से ये प्रोटीन जो है ये खराब हो जाता है, ठीक है, और दूध में जो प्रोटीन होती है ना, वो खराब होता है इन जीवाणुओं की वजह से। वसा का किण्वन करने वाले जीवाणुओं में स्यूडोमोनास फ्रेगाई, स्यूडोमोनास फ्रेगाई और एक्रोमोबैक्टर लिपोलिटिकम, एरोमोबैक्टर लिपोलिटिकम, ठीक है। तो ये कुछ दो जीवाणु हैं, ये दो जीवाणुओं की वजह से दूध में जो, सॉरी, ये फैट में, मतलब दूध का जो फैट है ना वो कई बार खराब हो जाता है, लाइक, है ना, सड़ जाता है ना? तो ये खराब करने का काम कौन करता है? ये स्यूडोमोनास फ्रेगाई और एक्रोमोबैक्टर लिपोलिटिकम, ठीक है। तो इनकी वजह से फैट में से यानी कि वसा में जो है ये फैट जो है वो खराब हो जाता है। अगला पॉइंट है दूध में मधु रहित जमाव यानी कि स्वीट कटलिंग यानी कि अवांछनीय के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं में बैसिलस बैसिलस माइकोइडीज बैसिलस माइकोइडीज और बैसिलस सीरियस प्रमुख हैं। तो बैसिलस माइकोइडीज और बैसिलस सीरियस, ये दो जीवाणु हैं जो दूध में जब मिठास यानी मधुरित जमाव यानी कि जब दूध में जब मिठास जम जाती है ना, लेकिन उसमें जो खट्टापन नहीं होता, कभी 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 आपने देखा होगा जब उसको दूध को ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्रिज वगैरह में या फिर ठंडी जगह में, तो दूध जैसे कि जम जाता है ना, लेकिन उसमें खट्टापन नहीं होता है, वो सिर्फ जम जाता है, उसमें मिठास जम जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्वीट कर्डलिंग, ठीक है। तो उसके लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार हैं? तो ये बैसिलस माइकोइडिस और बैसिलस सीरियस, ये दो प्रमुख जीवाणु हैं जिनकी वजह से दूध खट्टा तो नहीं होता है बट जम जाता है, ठीक। तो ये दो है, प्रमुख है। चलिए याद रखिएगा, बाकी अगला देखते हैं। अगला है दूध संसाधन, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन, एक निश्चित तापक्रम एवं समय तक
दूध को गर्म करने की प्रक्रिया जिससे दूध के गुणों का ह्रास ना हो और दूध के जीवाणु नष्ट हो जाए, पाश्चुरीकरण कर। सिंपल सी बात है, जब दूध को उबालते हैं हम ना, तो हम क्यों उबालते हैं? बचपन से हम देखते आ रहे हैं घर में दूध को उबालने का, दूध को उबालने की प्रक्रिया, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं हम? पाश्चुरीकरण कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो दूध को क्यों उबालते हैं हम? ताकि उसमें से जो भी बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाए, है ना? लेकिन जो दूध के गुण है वो कम ना हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में मतलब जो बड़े लेवल पे हम तो घरों में इसी तरह से उबालते हैं दूध, है ना? तो जब बड़े लेवल में इस प्रक्रिया में, है ना, दूध को 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड तक रखा जाता है। पुनः 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। तो जब बड़े लेवल पे, है ना, ये जब दूध उबालने की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक निश्चित तापक्रम और समय के साथ दूध गर्म करने की प्रक्रिया, तो ये जो होता है 71.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड के लिए, और फिर उसको ठंडा करने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जब उसको बेचा जाता है, भेजा जाता है बिक्री के लिए, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। सिंपल है ये तो, मेरे ख्याल से इसमें क्या ही समझाना है। ठीक है, अगला क्या है? निर्जीवीकरण, स्टरलाइजेशन। ये क्या है? दूध को 93 से 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है ये निर्जीवीकरण कहलाती है। और इस दूध में दूध के गुणों में ह्रास हो जाता है, किंतु इससे दूध की संग्रह क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इससे जो जीवाणु है, मतलब दूध के जो गुण है, वो भी ह्रास हो जाते हैं, है ना? उनका वो भी खत्म हो जाते हैं, और जीवाणु जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं, है ना? लेकिन इसमें जो है इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब दूध की संग्रह क्षमता, वो जो है ना वो बढ़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? निर्जीवीकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के, है ना, ये 93 से 94 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक के लिए इसको गर्म किया जाता है, और फिर मतलब इसकी जो शेल्फ लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक। अगला क्या है? समांगीकरण। समांगीकरण क्या है? होमोजेनिजेशन। ये है दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में खंडित करने की प्रक्रिया, जिससे दूध की ऊपर वसा की परत न बन सके, समांगीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर समांगीकरण यंत्र द्वारा 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव डालकर वसा गोलिकाओं को तोड़ देते हैं। इससे दूध की सुपाच्यता बढ़ जाती है। तो ये क्या है कि मतलब एक ऐसी वाली प्रक्रिया है जिसमें दूध का जो फैट है वो बहुत छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और दूध की जो सतह है उस पर मलाई की परत ना बने, ना इस तरह से तोड़ा जाता है कि उसपे जो मलाई है वो ना जमे, ना बने, मतलब मलाई की परत ना बने। ठीक है, और इसको कितने डिग्री सेल्सियस में तापमान पर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का इस पे प्रेशर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है ना, जिससे जो फैट है, वसा, उसके कण जो है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे कण उसके हो जाते हैं। तो तो ये क्या होता है? समांगीकरण। ठीक है, और इससे सुपाच्यता, सुपाच्यता का आप सिंपल सा मतलब समझिए। सुपाच्यता का मतलब होता है डाइजेशन। ठीक है, इस सुपाच्यता का मतलब होता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। तो ये जो है मतलब पाचन करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। मतलब इसमें लाभ क्या होता है कि इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी कह सकते हैं, है ना, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये आसानी से क्या हो जाता है? पच जाता है, ऐसा वाला दूध। ठीक। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, जबकि दूध के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। तो वही है, यहाँ पे कहा क्या गया है कि दूध उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। और दूध के उत्पादन में, दुग्ध पदार्थ पदार्थ के उत्पादन में डेनमार्क पहले स्थान पर है, और दूध के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला है। खीस, खीस क्या है? कोलोस्ट्रम। खीस
खिरसा, आपने सुना होगा ना खिरसा। हम हमारे इधर तो खिरसा कहते हैं इसको, है ना। वो खीस होता है जो खीस में केसीन की अपेक्षा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन नामक प्रोटीन दो गुनी होती है। केसिन की अपेक्षा अ, एल, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन नामक जो प्रोटीन है वो दोगुनी होती है। इसमें विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक पाई जाती है, कारण स्वरूप खीस में प्रति जैविक गुण पाए जाते हैं। खीस ना जो गाय भैंस के जब बछिया बछड़े जब होते हैं, तो जो दूध, पहला दूध जो होता है, जो उसको हम नहीं देते हैं ना उनको, बछड़ों को, तो उससे जो दूध से हम लाइक खिरसा बनाते हैं, है ना। वो काफी टेस्टी होता है खाने में, खिरसा होता है। तो वो जो खीस होता है ना, खीस, पहला दूध, कोलोस्ट्रम, है ना, उसमें केसीन की अपेक्षा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन, है ना, ये प्रोटीन दोगुनी मात्रा में होती है, और इसमें विटामिन बी 12 जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है दुग्ध उद्योग यानी कि डेयरी इंडस्ट्री से संबंधित तथ्य। दुधारू पशुओं में दूध कुपिका कोशिकाओं में बनता है। यानी कि जो गाय भैंस है, इसमें दूध जो है वो कुपिका कोशिकाओं में बनता है ना। वो जो कोशिकाएं जो है ना, वो रक्त से पोषक तत्व लेकर के, है ना, इनको क्या दूध में बदल देती है। ठीक है, ऐसे ही होता है। कुपिका की कोशिकाएं रक्त में से अवयवों को लेकर उन्हें दूध में बदल देती है। दुग्ध शर्करा लैक्टोज के निर्माण में रक्त की ग्लूकोज और लैक्टिक अम्ल प्रयुक्त होता है। मतलब दूध में जो शर्करा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। और रक्त में जो मौजूद ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड की मदद से क्या ये बनता है। ठीक है। दूध के श्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूध परिरक्षक है बेंजोइक अम्ल, जो बेंजोइक अम्ल जो है ना, ये प्राकृतिक परिरक्षक है ना, दुग्ध परिरक्षक जिसको कहते हैं। दूध दूध को जल्दी खराब होने से बचाता है क्या, ये बेंजोइक अम्ल। ठीक है, दूध को जल्दी खराब होने से ये बचा देता है। और दुग्ध एंजाइम, है ना, इसमें तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और लैक्टेज। तो ये तीन एंजाइम है जो दूध में पाए जाते हैं, जो अ, दूध के पाचन के लिए और फिर उसको गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। कोई भी अगला है, कोई भी तरल जिस तापक्रम पर जमता है वह उस तरल पदार्थ का हिमांक कहलाता है। दूध का हिमांक कितना है, 0.55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हिमांक का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये है 0.55 डिग्री सेल्सियस। मतलब यानी कि दूध 0.555 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। ठीक। अगला पॉइंट है, किसी पदार्थ के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का गाढ़ापन कहते हैं। इसकी इकाई पाइज है, और दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2 सेंटीपाइज होता है। मतलब कि दूध पानी से थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है, वह बल जो एक इकाई क्षेत्रफल को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है उसे तल तनाव कहते हैं। दूध का तल तनाव 43.58 से 49.36 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जबकि पानी का तल तनाव 70.25 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। मतलब किसी भी तरल की सतह को तोड़ने के लिए जो आवश्यक बल लगता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तल तनाव कहते हैं। तो दूध का जो तल तनाव है वो 43.58 से 49.38 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, और पानी का जो तल तनाव है वो 70.25 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। मतलब दूध की सतह को तोड़ना अ, थोड़ा आसान होता है पानी की तुलना में, है ना। तो पानी पानी का जो तल तनाव है वो थोड़ा सा
हैवी होता है। ठीक है, लेकिन जो दूध का तल तनाव, यानी जैसे कि आप देखेंगे ना, मान लीजिए जैसे कि एक सतह है ना, मान लीजिए वहां पे एक थोड़ा सा अ, एक प्लेट ले लीजिए, है ना, थाली, है ना, वहां पे एक बूंद आप दूध का आप रखेंगे, है ना, तो तो अब उसको फिर दूध का एक बूंद आपने रख दिया और उसको थोड़ा सा लुढ़का करके देखा आपने, तो जो जैसे कि उसका जो तल तनाव है ना वो गहरा होता है, तो थोड़ा सा उसको बहने में टाइम लगता है। लेकिन अगर वो पानी वाला को देखेंगे, है ना, पानी का तल तनाव, तो पानी का एक बूंद रखेंगे आप, वो तो उसको थोड़ा सा लुढ़का करके देखेंगे तो वो तुरंत लुढ़क जाता है। तो यही चीजें यहाँ पे, यानी कि सरफेस टेंशन इसी को कहते हैं तल तनाव। तो ये होता है दूध का तल तनाव। ठीक। अगला पॉइंट है, दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, बैक्टीरिया जो है, वो दूध को खराब करता है। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है दूध में लैक्टोज को है ना लैक्टिक एसिड में बदल देता है ना, जिससे क्या होता है, दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या है, लैक्टोबैसिलस, याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पशुपालन का ग्रामीण जीवन स्तर पर प्रभाव। पशुधन, तो पशुधन क्या होता है, पशुधन का क्या मतलब होता है, सभी को मालूम है। पशुधन का मतलब उन पालतू पशुओं से है, ये जानवरों से है जिनका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि क्या, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा वगैरह, है ना, गधा वगैरह। तो ये सब जो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो मतलब इन पशुओं से क्या, दूध वगैरह हो गया, मांस हो गया, ऊन, चमड़ा, या फिर कृषि कार्य, या फिर बोझा ढोने का काम, मतलब बोझा क्या बताओ, टांगा वाला काम। तो कुल मिलाकर के व्यावसायिक काम, है ना। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पशुधन की गणना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जाती है। तो पशुधन की जो गणना है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, तो इसका जो क्या उद्देश्य है ना, पशुधन की गणना करना का क्या अ, क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है, तो देश में कितने पशु हैं और उनका सही उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो ये सारे काम कौन करती है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, और पशुपालन कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें दुग्ध उत्पादन, मालवाहन आदि की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख मद है, जिसके योगदान से कृषक अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि सुनिश्चित होती है। मतलब पशुपालन कृषि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम दूध उत्पादन हो गया, या फिर मांस उत्पादन हो गया, या फिर जो भारी सामान ढोने वाले पशु जैसे होते हैं ना, लाइक बैल हो गया, ऊंट हो गए, गधे हो गए, है ना, तो इन सब से जुड़े काम करते हैं कृषि विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जिसमें किसानों की आय में वृद्धि होती है ना, इसलिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख मद कहा गया, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख मद, मतलब कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है ना, प्रमुख भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसमें किसानों की क्या होगी, आय में वृद्धि होती है ना। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना वर्ष 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। आजादी के पश्चात प्रथम पशुधन गणना वर्ष 1951 में हुई थी। तो जो सरकार है ना, ये हाँ, अच्छा, इसके बाद ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में पशुधन गणना की जाती है। तो सबसे पहले भारत में पशुधन की गणना हुई थी 1919 में, और आजादी के बाद जो पहली गणना हुई थी पशुधन गणना, वो हुई थी 1951 में। अब हर साल, है ना, 5 साल में, हर 5 साल में, सॉरी, अब हर 5 साल में एक बार पशुधन की गणना की जाती है। तो सरकार को ये जो पशुधन गणना जो है, इससे सरकार को क्या पता चलता है कि देश में कौन कौन से पशु हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है, और उनके लिए आगे कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए, है ना, कोई और आगे चल करके कौन सी योजनाएं पशुओं के लिए बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए सरकार के हर 5 साल में पशुधन की गणना करती है। ठीक।
अगला पॉइंट है 2019 में 20वीं पशुधन गणना की गई थी, जिससे प्राप्त आंकड़े निम्नानुसार हैं। तो 2019 में लास्ट जो हुआ था, 2019 में 20वीं पशुधन की गणना हुई थी, तो जिसमें पाया गया पशुधन की कुल संख्या कितनी है, 535.78 मिलियन, यानी कि लगभग 53.57 करोड़, 5-7 करोड़ पशुओं की संख्या थी। कब? ये 2019 में, 2019 में, ठीक है। 53.57 करोड़ जो है वे पशुधन की संख्या थी। हाँ, उसमें पशुधन में क्या आएंगे, वही गाय, भैंस, बकरी, भेड़, भेड़ है ना, सुअर, है ना, ये सब जो है वो पशु, ये सारे पशु आते हैं। तो ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सर्वाधिक मवेशियों की संख्या में शीर्ष 3 देश है ना, मवेशियों की संख्या में सब शीर्ष में कौन है? तो भारत है, ब्राजील है, फिर चीन है। पहले नंबर पर भारत है, फिर ब्राजील, फिर चीन। तो यानी कि कुल मिलाकर के से आप समझ सकते हैं कि भारत जो है ना, दूध दूध उत्पादन में और फिर कृषि में जैसे कि पशुओं पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ठीक। अगला पॉइंट है कुल पशुधन का क्रम, गौ पशु, भैंस, बकरी, सॉरी, बकरी, भेड़, और फिर सुअर और अन्य पशु। तो सबसे मतलब इनका जो क्रम है ये है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और अन्य पशु। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में वृद्धि हुई है कितना? 4.6%। तो पिछली जब यानी कि 19वीं 19वीं पशुधन की तुलना में, है ना, उस 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में वृद्धि हुई है कितनी? 4.6% की। मतलब कि पशुपालन को लेकर के है ना, लोगों में अभी भी है ना रुचि है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, और फिर लोग बाग अधिक पशु पाल रहे हैं। ठीक है, वृद्धि हुई है। ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है पशुओं की कुल आबादी वाले शीर्ष राज्यों का क्रम। तो सबसे ज्यादा पशुधन वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। फिर अगला पॉइंट है पशुओं की कुल आबादी में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों का क्रम, यानी कि पशुओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि किन राज्यों में हुई है? तो सबसे पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है जानवरों के दूध का संगठन। तो ये क्या है? ये मतलब कि क्या कह सकते हैं इसको, जानवरों के दूध का संगठन का मतलब कि दूध में किस जानवर के, किस पशु के किस पशु में वसा, प्रोटीन, पानी वगैरह ये सब जो ज्यादा है ये पाया जाता है, ये बताया गया है। मतलब कि वसा, प्रोटीन और पानी, है ना, ये दूध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना। तो अलग अलग पशुओं में दूध की मात्रा में क्या क्या अलग अलग पाया जाता है। तो जैसे कि गाय है, अ, गाय में वसा जो है, गाय के दूध में वसा जो है 3.9 परसेंट में है ना। ठीक, ये याद रखिएगा, ये सारे जो है ये परसेंट में है। तो गाय में अ, गाय के दूध में वसा 3.9%, भैंस के दूध में 8% और बकरी के दूध में 3.5% वसा होती है। और फिर भेड़ के दूध में वसा जो है 6% होती है। सबसे अधिक वसा किसमें होती है? सबसे अधिक वसा भैंस के दूध में होती है। ठीक है। और प्रोटीन, गाय के दूध में 3.5% होता है, भैंस के दूध में प्रोटीन 4.5%, और बकरी के दूध में प्रोटीन 3.1%, और भेड़ के दूध में 5.4% प्रोटीन होती है। और फिर सर्वाधिक होती है किसमें? भेड़ में। ठीक है, भेड़ के दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। और पानी, पानी होता है
गाय के दूध में पानी होता है 87.8%, भैंस के दूध में पानी होता है 81.1%, बकरी के दूध में 88.9% और भेड़ के दूध में पानी होता है 83%। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे ज्यादा वसा भैंस के दूध में होती है कितनी? 8%। ठीक है, 8% होती है भैंस के दूध में वसा, 8%। और सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होती है 5.4%। और बकरी के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है ना, बकरी के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है 88.9%, 88.9%। ठीक, अगला है अंडा एवं मांस उत्पादन। तो अ, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 91 अंडे की खपत होती है। और मतलब हर साल एक व्यक्ति औसतन 91 अंडे खाता है। ठीक है, 91 अंडे खाता है भारत में। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में अंडे की खपत बहुत अधिक है ना, और ये एक बहुत बड़ा अ, उद्योग है, कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व में भारत का मांस उत्पादन 8वें स्थान पर है और मांस का कुल उत्पादन 8.80 मिलियन टन है। भारत मतलब भारत जो है मांस उत्पादन में दुनिया में, मतलब विश्व में 8वें स्थान पर है। और भारत में कुल मांस उत्पादन 8.80 मिलियन टन है। और भारत में मुख्य रूप से क्या, मतलब मांस का खपत किया जाता है, लाइक चिकन, मटन ना, ये सब भेड़ वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है ना, मांस उत्पादन में आती है। ठीक, और फिर है अगला पॉइंट, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। तो स्वच्छ जल यानी कि मीठा जल, है ना। मीठे जल की जो मछली है उसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। ठीक है, और मत्स्य पालन जो है वो भारत के, है ना, ग्रामीण इलाकों में, है ना, लगभग आय का एक प्रमुख स्रोत है ना। तो ये मीठे जल का मतलब मीठे पानी में मछली उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि नेशनल नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 सितंबर 2019 में। तो ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है ना, जो पशुओं को खतरनाक बीमारी से बचाना या उन्हें स्वस्थ रखना, इनका लक्ष्य कह सकते हैं या फिर उद्देश्य कह सकते हैं, इनका काम है। ठीक है, पशु रोग नियंत्रण नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसीज। ठीक है, तो पशुओं को खुरपका या फिर मुंह पका, यानी कि फूट एंड माउथ डिसीज, ब्रूसेलोरिस सॉरी ब्रूसेलोसिस ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी से मुक्ति दिलाना। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये खुरपका, मुंह पका, ये ना का एक तरह की संक्रामक बीमारी है, जो गाय भैंस में और फिर बकरी वगैरह में फैलती है। तो इससे क्या होता है, जो पशु जो है ना, इस बीमारी की वजह से उनके मुंह में जिभ में और उनका जो खुर वगैरह हो गया ना, तो उसमें छाले पड़ जाते हैं, से वो खाना नहीं खा पाते, उनकी सेहत खराब हो जाती है, ये खुरपका और मुंह पका से। मतलब समझ पा रहे होंगे, खुर मतलब वो जो क्या बोलते हैं, वो जो उनका जूता, है ना, खुरपका और मुंह पका यानी कि मुंह। तो इसमें क्या, वो छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, वो तो खाना वगैरह नहीं खा पाते। तो ये ना वो संक्रामक वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर ब्रुसेलोसिस, ये क्या है? ये एक तरह का ना, एक तरह की ऐसी बीमारी है जो गाय भैंस वगैरह में ना, वो मिसकैरेज, है ना, मिसकैरेज के कारण हो जाती है ना, जैसे कि मतलब मिसकैरेज के कारण बनती है, ये बीमारी हो जाती है ना। इसमें ऑब्वियसली जैसे मिसकैरेज होता है ना, तो दूध उत्पादन में कमी आती है।
ठीक है। तो ये सारी बीमारी मतलब ये जो है ब्रूसोलिसिस सॉरी ब्रूसेलोसिस है ना, मिसकैरेज के कारण होने वाली बीमारी है ये। तो इन सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाने का काम कौन करता है? कार्यक्रम चलाया है किसने? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है। और पशुओं में गला घोटू और थनैला रोग बैक्टीरिया से होता है। गला घोटू और थनैला रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण, ये दोनों बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण होती है और पशुओं के लिए काफी अ, जानलेवा साबित होती है। तो इसके बचाव के लिए है ना, गला घोटू और थनैला रोग जो है ना, ये इस रोग से बचाने के लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण अभी दिया जाता है, वैक्सीन वगैरह दिया जाता है पशुओं को। ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लक्ष्य रखा क्या है? 2025 तक खुरपका मुंह पका ब्रुसेलोसिस पर नियंत्रण और वर्ष 2030 तक समस्त रोगों का उन्मूलन। तो है ना, इन सभी रोगों का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली कि ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया है? तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य में पशु को स्वस्थ रखना, उनको हर बीमारी से मुक्त करना। और अगर पशु बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी आय में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। आई गेस आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाय बैल पशुधन संबंधी आंकड़े। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं। कुल गाय बैलों की संख्या 191 मिलियन, यानी कि 191 मिलियन, यानी कि 19.2 करोड़, है ना, 19.2 करोड़ गाय और बैल हैं। सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का क्रम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि यहाँ पे गाय गाय बैल वगैरह जो है ना, ये सर्वाधिक मात्रा में है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल यानी कि भारवाही नस्ल यानी कि ये जो कांकरेज है ना, ये कांकरेज जो है ना एक ऐसी ब्रीड है गाय की, है ना, गाय और बैलों की, जो जनरली कहाँ पे मिलती है? ये क्या नाम, गुजरात और राजस्थान ना, गुजरात और गुजरात और राजस्थान, कांकरेज। ठीक है। तो ये जो ऐसी ब्रीड है कांकरेज, जो मतलब काफी मजबूत और सहनशील गाय बैल है ना ये। तो मतलब काफी अच्छी नस्ल है ये इनकी, कांकरेज। ठीक है। तो ये है सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल जो है वो कांकरेज है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। और भारत में दुग्ध उत्पादन में पशुओं का क्रम जो है भैंस से, फिर गाय से, फिर बकरी से। तो सबसे ज्यादा भैंस से दूध उत्पादन किया जाता है, फिर गाय से, उसके बाद फिर बकरी से। बकरी से तो मेरे ख्याल से रेयरली किया जाता है। ठीक है। और फिर दुग्ध में वसा की मात्रा का क्रम। तो दूध में अभी हमने एक जो स्लाइड देखा है ना, तो सबसे पहले देखा हमने किसका? भेड़ का, भैंस का, फिर गाय का और फिर बकरी का। भेड़ नहीं है जी। सबसे पहले आई थिंक कि मैं वापस देखते हैं हम, कहाँ गया वो वाला स्लाइड। ये देखिए, वसा, है ना, सबसे अधिक किसमें? भैंस में है, फिर उसके बाद फिर भेड़ में, फिर गाय में, फिर बकरी में, है ना। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वसा की मात्रा सबसे ज्यादा भैंस में। ठीक है। भैंस, फिर भेड़, फिर गाय, फिर बकरी, है ना। भैंस, भेड़, गाय और फिर बकरी। फिर है अगला पॉइंट, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.6 है। दूध का पीएच मान क्या है? 6.6। ये थोड़ा सा मतलब जो पीएच मान, मतलब ये जो थोड़ा ना, ये हल्का सा वो एसिडिक होता है ना, अम्लीय होता है, एसिडिक, है ना। और इसमें क्या होता है, मतलब एसिडिक होता है और इसमें शुद्धता और ताजगी के कारण ये इसका जो पीएच मान है वो बैलेंस्ड रहता है ना। और सर्वाधिक गर्भावधि भैंस की होती है, मतलब सबसे ज्यादा गर्भ धारण करने की क्षमता किसमें होती है? भैंस में होती है।
ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि भैंस जो जल्दी जल्दी बछड़े बछिया वगैरह ये सब देती है और दूध उत्पादन इससे अधिक होता है। अगला है लाल सिंधी, गिर तथा शाहीवाल उच्च किस्म की दुधारू गाय हैं। तो लाल सिंधी, गिर और शाहीवाल ये उच्च किस्म की गायें हैं, है ना, दुधारू गाय हैं। इससे इनका जो दूध होता है वो गाढ़ा और काफी पोषक से भरपूर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में पशुपालन। तो सर्वाधिक सर्वाधिक पशुधन जो है वो कहाँ पे है? राजनांदगांव, जशपुर, फिर बिलासपुर। तो सबसे ज्यादा राजनांदगांव में, फिर जशपुर में, फिर बिलासपुर में। और सबसे कम पशुधन क्योंकि कहाँ पे है? दंतेवाड़ा, नारायणपुर और धमतरी। इसका रीजन शायद मेरे मुझे ऐसा लगता है कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर और धमतरी में, क्योंकि ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है ना, यहाँ पे जंगल अधिक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग दंतेवाड़ा, नारायणपुर, धमतरी इधर के लोग ज्यादातर जंगल पर डिपेंडेंट है। तो इधर इसीलिए इधर पे थोड़े कम अ, पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक। और फिर है अगला पॉइंट, पशु प्रजनन क्षेत्र, यानी कि पशु प्रजनन क्षेत्र यानी कि जहाँ पे ब्रीडिंग अच्छी होती है, मतलब है ना, तो समझते होंगे, है ना आप लोग। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जो है वो चार है ना। पकरिया में, जो पकरिया जीपीएम, सरकंडा बिलासपुर, चंदखुरी रायपुर, अंजोरा दुर्ग। और सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र दो है, परचम, ये परचम पाल है या परचम पाल है? मैंने तो परचम पाल सुना हुआ है। परचम पाल, मैंने परचम पाल सुना हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि ये परचम पाल है कि परचम पाल है। ठीक है, तो परचम पाल में बस परचम पाल बस्तर में सुकर प्रजनन क्षेत्र है, और सकोला अंबिकापुर में। ठीक। अगला है बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र तीन है अपने राज्य में, पकरिया जीपीएम, सरोरा रायपुर, रामपुर मोभट्टा, कबीरधाम। और बतख पालन प्रक्षेत्र एक है कोनी में, कहा? बिलासपुर। अगला देखते हैं। अगला अगला है पशु पोषण। ठीक है, पशु का आहार निम्नलिखित है। तो पशु का आहार निम्नलिखित है। हरा चारा, मतलब कुल मिलाकर के पशुओं को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए अच्छे आहार की जरूरत होती है। तो आहार कई प्रकार के होते हैं, है ना। जिसमें जो हरा चारा है वो काफी हेल्दी होता है, मतलब उनके दूध उत्पादन के लिए, है ना। पशुओं से दूध उत्पादन किया जाता है ना, तो दूध उत्पादन के लिए जो हरा चारा है वो काफी पौष्टिक होता है पशुओं के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि हरा चारा क्या होता है। तो पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा देते हैं। हरा चारा में विटामिन ए व खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पशु प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। हरे चारे में प्रोटीन अधिक होती है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि हरा चारा जो है वो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी लाभदायक है। और हरा चारा में जो है विटामिन ए होता है, और खनिज लवण जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं। और ये जो है पशु प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। और हरे चारे में प्रोटीन अधिक होती है। हरा चारा हम नॉर्मल भी, हम इंसानों में भी हम कहते हैं ना कि हरी साग भाजी खानी चाहिए, प्रोटीन अधिक होती है। तो वैसे ही हमारे लिए जब वो हरा हरी साग भाजी जब हमारे लिए हेल्दी है, तो स्वाभाविक सी बात है उन पशुओं के लिए भी होगी, है ना। तो हरे चारे के स्रोत, पेड़ की पत्तियां, पीपल, बेल, बबूल, हरी घास, दलहनी, हरे चारे यानी कि लोबिया, मटर, ये सारी चीजें जो है वो काफी हेल्दी होती हैं पशुओं के लिए। हरे चारे में पानी की मात्रा 15 से 80% की होती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि पशुओं को हरा चारा खाने के साथ में पानी भी मिलता है, और जिससे वो क्या होते हैं? हाइड्रेटेड रहते हैं। अगला पॉइंट, अगला है सूखा चारा। सूखा चारा क्या है? कम पोषक तत्वों वाला होता है, इसमें पानी की मात्रा 15% से कम होती है। सूखा चारा के स्रोत हैं सूखी घास, गेहूं का भूसा, अरहर की भूसी, धान का पैरा, सर्वाधिक दिया जाने वाला। तो ये इसको ड्राई फॉडर कहते हैं, है ना। ड्राई होता, सूखा होता है, और इसमें पानी की मात्रा 15% से कम होती है।
है ना, 15% से कम होती है। और इसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम इसमें पोषक तत्व होते हैं। लेकिन ये जनरली क्या पशुओं के पेट को भरने के लिए और पाचन में सहायक होते हैं, है ना। और यही सारी चीजें, सूखी घास, गेहूं का भूसा, अरहर की भूसी, धान का पैरा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये खाने के रूप में, आहार के रूप में दिया जाता है पशुओं को। अगला है दाना मिश्रण। दाना मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर देना, जैसे कि मक्का, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, है ना, ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। जबकि मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन की खली, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको भी उनके उनका जो कुट्टी होता है ना, जो भी उनका आहार होता है, उसमें ये सारी चीजें मिला करके दिया जाता है। जैसे कि हमारे घर पे पहले, हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल में थे मतलब, तो उस टाइम पे मम्मी ने गाय पाली हुई थी। तो हम लोग उनका जो खाना होता, भूसी भूसी, है ना, वो कुट्टी हम लोग कहते थे। तो उसमें ये बाजरा वगैरह, जौ वगैरह, तो इस तरह की जो चीजें है ना, मक्का वगैरह, तो ये सारी चीजें हम मिक्स करके पानी में ऐसे देते थे। तो ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं, है ना। और मूंगफली वगैरह भी हम दिया करते थे प्रोटीन के लिए। तो ये सारी जो जो होती है ना, ये क्या होता है, ये दाना मिश्रण होता है। तो एजोला, एजोला नील हरित शैवाल, ये एजोला जो है ये नील हरित शैवाल होता है। ये पानी में पाया जाता है। ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होता है। दुधारू पशु को 1.5 से 2 केजी एजोला खिलाने से 15 से 20% दूध देने की क्षमता बढ़ती है। तो एजोला पानी में उगने वाला एक प्रकार का हरा पौधा होता है ना, जिसको क्या कहते हैं हम, नील हरित शैवाल कहते हैं, है ना। ये प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है, जो पशुओं के लिए पोषक आहार के रूप में काम आता है। ठीक है, तो इसमें दूध देने वाली पशुओं को अगर हमने 1.5 से 2, मतलब 2 केजी एजोला अगर खिलाते हैं, है ना, तो 15% से 20% तक इसके दूध देने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और जो पशु जो है ना, वो जल्दी बढ़ते भी हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भारत में डेयरी क्षेत्र। डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 5% का है। भारत में अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का जो योगदान है वो 5% का है। मतलब भारत की कुल आमदनी यानी कि जीडीपी का 5% हिस्सा जो है ना, वो डेयरी से आता है। ठीक है, डेयरी क्षेत्र में भारत के 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। यानी कि गाय भैंस पालने से, दूध बेचने से, दूध से बने उत्पाद बेचने से, मतलब ऐसे व्यापार करने वाले लोगों को, है ना, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और विश्व में कुल दूध उत्पादन में 23% का योगदान भारत का है। तो दुनिया भर में, मतलब विश्व में कुल दूध उत्पादन का 23% भारत में होता है। यानी कि पूरी दुनिया में कुल दूध का लगभग, है ना, ये 23, मतलब लगभग चौथाई हिस्सा, है ना, भारत में ही होता है। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। अंडा उत्पादन। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इससे देखें, है ना, तो 60 अंडे प्रति वर्ष, यानी कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति साल में लगभग 60 अंडे खाता है ना, यानी कि उपयोग करता है 60 अंडे। और मांस उत्पादन, भारत मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड रायपुर। तो ये क्या है, इसकी स्थापना कब की गई है? इसका गठन किया गया है 22 मार्च 2016। किसके द्वारा? पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। इसका आधार क्या है? मतलब किस कानून के तहत ये बना, है ना, तो ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 का 1, है ना, इसके तहत ये कानून बना, मतलब ये बोर्ड बना, है ना। और मतलब कि ये जो बोर्ड है उन कानूनों के आधार पर, है ना, काम करता है जो पशुओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो उद्देश्य भी इसी तरह का होगा ऑब्वियसली, है ना। पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण प्रदान करना, है ना। तो
इस बोर्ड छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना, इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, पशुओं की रक्षा करना, खासकर उन पशुओं को जो अनावश्यक कष्ट सह रहे हैं या फिर पीड़ा सह रहे हैं। तो पशु अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए काम करना क्या है, इनका पर्पस है, उद्देश्य है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, इसका गठन किया गया था 3 मार्च 2003 में, और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, विशेषर सिंह पटेल, ये 26 नवंबर 2024 से। इसका इस आयोग का उद्देश्य क्या है, कृषक पशुओं के संरक्षण, संवर्धन, गौशालाओं के विकास एवं राज्य में प्रवृत्त कृषक पशुओं के हित संबंधी विधियों के समुचित तथा समय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। मतलब गायों का संरक्षण करना और सुरक्षा करना, है ना, गौशालाओं का विकास करना, राज्य में गायों से जुड़े कानूनों को सही तरीके से लागू करवाना, गायों के हित में सरकार द्वारा की जाने वाली जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनको प्रभावी तरीके से चलाना। तो ये सारा काम क्या है, इस आयोग का उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का उद्देश्य। ठीक। अगला पॉइंट है गोपाल रत्न अवार्ड। ये मिला है किसको, श्रीमती माधुरी जंघेल, छुई खदान, ये पुराना राजनांदगांव लिखा हुआ है ना, छुई खदान की रहने वाली है ये। वर्ष 2021-22 में बेस्ट डेयरी परफॉर्मर कैटेगरी में इनको तीसरा पुरस्कार मिला है, किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला, और इनको राशि कितनी की दी गई है, 2 लाख रुपए का चेक इनको प्रदान किया गया है। और फिर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, यानी कि गुजरात में आयोजित कार्यक्रम के तहत ये अवार्ड इनको क्या मिला है, मतलब गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक। तो यहाँ तक था आज का। तो आजीविका का हमने इकाई 6 भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सारे के सारे आजीविका से हमारे जितने भी टॉपिक्स थे, जितनी भी इकाइयां थी, वो सारे हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगला हम आजीविका से एमसीक्यूज देखेंगे, अ, अ, आजीविका से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की, वो सारी भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद ही हम एमसीक्यूज लगाएंगे, क्योंकि 2-3 यूनिट ही बचे हुए हैं अभी ग्रामीण विकास में भी। तो जल्दी हम उसको भी फिनिश करके, तो कंप्लीट करके एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वाला यूनिट भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा मेरे समझाने से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।